सिंह और आज हम बीए एलएलबी यानी बीए एलएलबी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बच रहे थे 1004 और 1005 यानी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को 4 से 5 साल के पीवाईक्यू करके जाने हैं, उसी में से 50% से 60% आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि आपके इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले, सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाले और कौन से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जो कि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे कि आपका पॉलिटिकल वाला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल के द्वारा ही मिली थी। ठीक है, तो चलिए दिसंबर 2024 का देखते हैं, यानी कि दिसंबर 2024 के पेपर में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। देखिए, जब आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुक्त उद्यम और बचत, निवेश, सार्वजनिक निवेश, निजी क्षेत्र, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है जो कई बार पूछा जा चुका है। फिर उदारवाद भी आपका, यानी कि पहले जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 2024 में, ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं। इसका उदारवाद में मैं आपको बता देता हूँ, उदारवाद हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, और ये तीसरा क्वेश्चन ये आपके 10 नंबर में भी देखने के लिए मिलते हैं और एग्जैक्ट 20 नंबर में भी आपको सेम टू सेम इसी तरह से, बस इसकी थोड़ी सी जैसे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय आय से पूछा है, राष्ट्रीय आय से क्या समस्या है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय आय की विशेषता क्या है, राष्ट्रीय आय की, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले 5 जो क्वेश्चन हैं, यानी कि सेक्शन ए 2024 का इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड। एक ये ध्यान रखना, जब डिमांड का क्वेश्चन आएगा तो डिमांड में आपको ये भी पता होना चाहिए डिमांड के जो ग्राफ हैं, डिमांड को कहीं ना कहीं ग्राफ से आपको शो करना है, और ग्राफ से अगर शो करोगे तो आपको थोड़ा सा नंबर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और जो भी स्टूडेंट अभी 12th पास करके आए हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट है, या आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में कि कहीं ना कहीं डिमांड वाला क्वेश्चन, और डिमांड वाला क्वेश्चन 12th में भी इम्पोर्टेंट रहा है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहता है। तो डिमांड का क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है, यानी कि मांग का नियम, मांग की लोच, ये दोनों याद कर लेना। मांग की लोच भी याद करना है और मांग का नियम। मांग की लोच क्या कहता है, ठीक है, और मांग का नियम क्या कहता है। मांग की लोच क्या कहता है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, और जब कीमत घटती है तो क्या होता है। ये दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है। भले ही अभी मतलब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन में अभी 12th पास करके, तो ये तो सब चीज़ें आपको याद ही होंगी कि मांग का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, मांग का में परिवर्तन का क्या क्या कारण होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसमें से देखिए जो क्वेश्चन है, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, फिर आपके इसके विभिन्न कारण और निर्धारण के मांग के बात बतानी है। तो इतना नहीं पूछा जाएगा, मांग का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, मांग के नियम को निर्धारित करने वाले कारक, इसकी आवश्यकता, इस तरह से सारा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, पर मांग का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है किस राष्ट्र, यानी किसी राष्ट्र की आर्थिक विकास में गैर आर्थिक कारणों का बारे में पूछा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 8वां क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंक का आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, इसके कार्य क्या है, स्पष्टीकरण क्या है, बैंकों का क्या अर्थ, यानी कि बैंकों का आपके अर्थशास्त्र में क्या योगदान है। एक बार ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, सीसीएस में नहीं पूछा गया, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में कई इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं हम स्वतंत्रता के बाद भारत में लागू विभिन्न भूमि सुधार आलोचना के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 नीति आयोग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन, भारत में योजना आयोग और नीति आयोग दोनों याद कर लेने हैं। नीति आयोग का कब, यानी नीति आयोग कब बना,
सबसे पहली बात आती है, जब हम किसी भी क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। योजना आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर आता है राजकोषीय नीति, यानी राजकोषीय नीति के ऊपर भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो इसमें से आपको ध्यान रख लेना है। यानी कि इकोनॉमिक्स का ऐसा क्वेश्चन मतलब पेपर बनता है कि कहीं ना कहीं एक तो मेन क्वेश्चन उससे पूछ सकता है वो सारी चीज़ें, और घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन में, यानी एक क्वेश्चन में आपको बंडल बना के 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे ही आपका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल का पेपर रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजनीतिक नहीं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका आता है निजीकरण। ठीक है, यानी कि निजीकरण का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मतलब पहले पेपर में 3 क्वेश्चन आपके, 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ के ज़्यादातर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर में आपका, नेक्स्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपका। देखिए, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक कल्याण, यही क्वेश्चन आपको सोशोलॉजी में देखने के लिए मिलता है, यही क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिलता है, और यही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल में भी देखने को मिलता है। बचत और उपयोग, यानी कि कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलता है। बचत से आप क्या समझते हैं, सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ, ये याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक कल्याण का बड़ा यानी कि छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, ये ध्यान रखना। सकल घरेलू उत्पाद आपका 20 नंबर में देखने के लिए मिलता है ज़्यादातर, इसलिए इसे भी बड़े क्वेश्चन के हिसाब से भी याद करके जाना है। लघु उद्योग, यानी कि लघु उद्योग, छोटे स्मॉल, चलिए देखते हैं आगे। फिर आती है लघु उद्योग, यानी कि जितने भी लघु उद्योग वाली बात कर रहे थे हम, लघु उद्योग में आपका सारे इस उद्योग पूछे जाएंगे, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उद्योग से आप क्या समझते हैं और उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो जब आप उद्योग से आप क्या समझते हैं या फिर उद्योग के बारे में जानोगे, और उद्योग से कितने प्रकार के उद्योग, लघु हो गया यानी कि स्मॉल हो गया, स्मॉल, फिर आपके बड़े क्षेत्र पे हो गए, तो ये सारे के सारे आपको उद्योगों को याद कर लेना है। फिर आते हैं अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी आपको याद कर लेनी है। एक है, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप कभी भी इकोनॉमिक्स का पेपर दो, तो एक होते हैं इकोनॉमी और एक होता है इकोनॉमिक। फिर आता है दूसरे टर्म में, यानी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। ये दोनों कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बच्चे इसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ ले या आपसे पूछ ले कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं, यानी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें आपसे डिटेल्ड वाइज पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पहले अगर हिंदी में अटपटा लगे तो आप एक इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ के उसे सॉल्व कर लेना आंसर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेंट्रल बैंक का कार्य के ऊपर पूछा जा सकता है, ये कहीं ना कहीं छोटे में भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि 10 नंबर में भी आ सकता है, 20 नंबर में भी देखने के लिए मिलता है आपको। नई आर्थिक नीति के ऊपर संक्षेप में टिप्पणी, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति से क्या समझते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या उद्देश्य है, किस तरह से वो आई, किसका इसका महत्व क्या था, इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम मूल्य तंत्र, यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 8वां क्वेश्चन हम स्किप मार सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या भारत में कृषि और उद्योग के बीच, ये भी आप छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मौद्रिक नीति के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रख लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये आपका, मैं अभी कह रहा था, अर्थशास्त्र और विधि के मध्य संबंध क्या आपको बताना है। तो आपको कोई भी दे लेगा कि कानून से बता देगा या विधि से बता देगा, तो आपको बताना है। लोच का नियम, यानी कि लोच क्या है, ठीक है। इलास्टिसिटी, यानी कि डिमांड क्या करता है। फिर मांग की लोच, मैंने आपको कहा था मांग का याद कर लेना है। मांग का, जब मांग की लोच के ऊपर क्वेश्चन करो तो स्पेशली आपको ग्राफ बना के दिखाना है, मांग की लोच क्या है, मांग की लोच में क्या परिवर्तन आते हैं, डिमांड हाई होती है तो डिमांड क्या होता है, और डिमांड लो होती है तो क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना। और ये 12th में आपके कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ के होंगे और जिनके पास इकोनॉमिक्स होगा, उनको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से, और सही सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरह से खून पीने वाला सब्जेक्ट माना जाता है ये वाला क्वेश्चन, मांग की लोच। क्योंकि जिसने मांग की लोच अच्छी तरह समझ लिया तो उसने कहीं ना कहीं
इकोनॉमिक्स का 50% पार्ट समझ लिया। और यहीं पर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मांग की लोच जिसने नहीं समझा वो कहीं ना कहीं 50% इकोनॉमिक्स में पीछे हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मांग की लोच का क्वेश्चन वहाँ पर भी 12th में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था और यहाँ पर भी BA LLB में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा, यानी कि रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, यानी कि भारतीय नियोजन के इतने, ये प्लानिंग कमीशन का आपने पढ़ लिया, प्लानिंग का रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 22 के पेपर में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉ ऑफ यानी कि क्या बैंक, यानी कि ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है एवं कला, ये ज़्यादातर पॉलिटिकल में पूछा जाता है, पर घुमा फिरा के आजकल क्वेश्चन आने लगा है, इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाने लगा है कि अर्थशास्त्र क्या एक विज्ञान है अथवा कला है। देखो दोनों चीज़ है। विज्ञान की दृष्टि से हम, यानी कि विज्ञान की दृष्टि से हम कहीं ना कहीं उसमें तथ्य होते हैं, एक साइंटिफिक तरह से हम उसे तथ्य को उसे वैलिड करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम साइंटिफिक टूल्स का, साइंटिफिक फॉर्मूले का, साइंटिफिक तरह से हम कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र को लेके चलते हैं। कि फिर आता है कला, कला के क्षेत्र में हम उसे कहीं ना कहीं समाज के हिसाब से इस तरह से लेके चलते हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं बता पाओगे अच्छी तरह से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं भी मान के चलते हैं, पर ज़्यादातर पॉलिटिकल में पूछा जाता है। पॉलिटिकल वाले जो पेपर में वो पूछा जाएगा राजनीति शास्त्र एक विज्ञान अथवा कला, तो याद रखना वो बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है 20 नंबर के क्वेश्चन में। सार्वजनिक, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट है। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ये इतना पूछा नहीं जाता, टेक्निक से नहीं पूछी जाती, तकनीक आपको याद नहीं करनी है, चल जाएगा। फिर आता है मांग की लोच, आपका रिपीट क्वेश्चन है। मांग की लोच आपका पीछे नहीं छोड़ेगा कि आप ये सोच रहे हो मांग की लोच अगर आपने कर भी लिया तो आपको दो जगह फ़ायदा मिल सकता है। एक तो 10 नंबर में फ़ायदा मिलेगा, एक 20 नंबर के अंदर का फ़ायदा मिलेगा, और सबसे कम एक तरह से आपको लिखना भी कम होता है इसमें। और आप जितना डायग्राम से शो कर दोगे उतना आप लिखने से कम शो कर पाओगे। आपको क्या करना है, जो मांग के नियम की बात आती है, मांग के नियम में आपका परिवर्तन वाली बात आती है कि डिमांड हाई तो क्या होगा, डिमांड लो में क्या होगा, मांग परिवर्तन होती है तो किस कारणों से होती है। ये सारे सारे आपको जब फैक्ट बताओगे, सारी चीज़ें बताओगे, तो आपको उस क्वेश्चन में डायग्राम बना दोगे तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को आप क्या कर पाओगे, 20 में से 20 ले पाओगे, 10 में से 10 ले पाओगे। तो इसलिए मांग की लोच वाला क्वेश्चन इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। फिर आपका आता है उद्योग वाला। उद्योग में आपके कहीं ना कहीं उद्योग किस तरह, लघु उद्योग, फिर आपका स्मॉल हो गया, फिर आपके बड़े उद्योग हो गया, ये सारे उद्योगों के बारे में याद कर लेना है। उद्योग से आप क्या समझते हैं, उद्योग के कारण क्या है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है, जनसंख्या वृद्धि का कारण में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए और उसको नियंत्रण करने के कारण, यानी कि कारण, दोनों कारण पूछे जा सकते हैं। वृद्धि का कारण भी पूछा जा सकता है, नियंत्रण यानी कि उसे कहीं ना कहीं बैलेंस करने का या फिर उसे नियंत्रण करने का कारण भी आपसे पूछा जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यानी कि इसका पेपर का प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है वो, और जो इसमें एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट बनता है वो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। यानी बैंकों के, आप देखते हैं बैंकों के विभिन्न स्वरूप के बारे में इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम इसे स्किप मार सकते हैं। बैंकों के विभिन्न, तो यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि बैंकों से आप क्या समझते हैं, बैंकों की विभिन्न आवश्यकताओं के, और बैंक का क्या, बैंक, या फिर आपसे पूछा जा सकता है बैंक आर्थिक, यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या योगदान अदा करता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इस तरह से अप टू डेट देखने के लिए मिल सकता है। उपभोक्ता की, यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार इसमें कहीं ना कहीं 13 से 14 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम छोड़ सकते हैं। प्लानिंग, यानी कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और ये रिपीट क्वेश्चन भी है। फिर आपका आ जाता है भारत में सार्वजनिक उपक्रम।
ये कहीं ना कहीं हम इसे छोड़ देंगे पाँचों क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट पेपर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पेपर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है। मांग का नियम रिपीट क्वेश्चन है, यानी कि मांग का नियम तो आपसे पूछे, राष्ट्रीय आय पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आय आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 20 नंबर के पूछा जा सकता है। राजकीय कोष भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट क्वेश्चन भी है। सार्वजनिक निवेश आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर GNP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपका आता है GDP, ठीक है, GDP, ठीक है। एक आता है GNP, दोनों याद कर लेने हैं तो आपको पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए आगे चलते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले कारण, मांग को कहीं ना कहीं मांग किस तरह से परिवर्तित होती है, वो सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। मांग का क्वेश्चन मैं अभी भी कह रहा हूँ, मांग का नियम हो गया, मांग के कारण हो गए। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको ना, यानी कि 12th में भी आपको पता होगा कि मांग का नियम, मांग के प्रभावित करने वाले कारण, मांग को, तो मांग का क्वेश्चन यानी डिमांड का क्वेश्चन एक तरह से पूछा जाता है। तो ये तो बिल्कुल फाइनल कर लो कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। मांग की लोच, मांग को प्रभावित करने वाले कारण, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। फिर आता है ये निजी क्षेत्र वाला रिपीट क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के, यानी कि ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक वेलफेयर वाला क्वेश्चन है, यानी कि भौतिक कल्याण वाला। भौतिक कल्याण यानी कल्याण के ऊपर क्वेश्चन इतना देखो, एग्जामिनर अगर आपके फेवर में है एक तरह से, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं बच्चे आराम से बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं बैलेंस पेपर को लेके चल रहा है तो वो मांग की लोच या इस क्वेश्चन को नहीं देगा। वैसे ज़्यादातर ना के चांस होते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आता है आगे, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय बैंकों के कल्याणकारी, ये भी आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बचता है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आता है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कुटीर उद्योग और कहीं ना कहीं पहले तो आपको डिफरेंस पूछेगा, फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पूछेगा, और ग्रामीण और लघु उद्योग में क्या डिफरेंस है, और शहरी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से, यानी कि जिस तरह से लिखा हुआ है इस तरह से पूछा जा सकता है। शहरी और ग्रामीण इस तरह के पूछा जा सकता है, यानी कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में पूछा जा सकता है। फिर आपके कहीं ना कहीं बड़े उद्योग और छोटे उद्योग में क्या डिफरेंस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या अंतर है। तो ये इस तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है। और मांग की लोच और मांग का नियम तो आपका रिपीट है ही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं इस तरह से पूछे जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे बता दिए, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपको मैंने इसी में इन्वॉल्व करके कहीं ना कहीं बता दिए हैं। 12th में जो आपने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, वही सेम टू सेम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर जिसके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, थोड़ा सा अपना इस पेपर को ध्यान से रखना, इस पेपर को थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि बच्चों की इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल में सबसे ज़्यादा बैक लगती हुई देखी गई है, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको हल्के में लोगे तो कहीं ना कहीं इस पेपर में आपकी बैक लगने की चांस है। आप आराम से पढ़ो, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अगर आप एक बार चीज़ों को पढ़ लोगे, फिर उसे कहीं ना कहीं रिवाइज कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और जो जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।